जो भी क्रिप्टो एंथुजियास्ट है ना, वो बहुत ज्यादा खुश हैं और वो कुछ हैप्पी डांस इसी तरीके से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ मीटिंग शुरू हो गई है, पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई है क्रिप्टो करेंसी को लेकर। मेरा नाम है अरुण सिंह, शो का नाम है कॉफी एंड क्रिप्टो। क्रिप्टो करेंसी शायद पेमेंट्स के लिए भारत में इस्तेमाल ना हो, लेकिन इसे एसेट क्लास का दर्जा दिया जा सकता है। एसेट क्लास जैसे कि गोल्ड, स्टॉक्स, शेयर्स। हालांकि अभी ये सब निश्चित होना बाकी है। क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए अच्छी खबर यह है कि अब बातचीत एटलीस्ट जो है वो शुरू हो गई है और इसका जिक्र होना शुरू हो गया। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस का मिलना, पीएम मोदी का इसके बारे में जिक्र करना और पॉलिटिकल सर्कल में इसकी चर्चा होना, तो ये सब हो रहा है। और आज के शो में कई क्रिप्टो एक्सपर्ट से हम आगे का रास्ता जो है उसकी बात करेंगे। शुरुआत करते हैं एक राजनीतिक चेहरे से। शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, एमपी राज्यसभा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने एक अपने जो ओपिनियन शेयर करते हुए आर्टिकल शेयर किया, उसमें आपने कहा कि अगर हम बैन करते हैं क्रिप्टो करेंसी को तो ये भारत को सजा देने जैसा होगा। तो क्या कहना है आपका? आप किस बेस के साथ वो कहते हैं? एक्चुअली जब फरवरी में बजट सेशन हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के बैन के बाद, जब बैन लिफ्ट हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया था कि किसी भी चीज को बैन नहीं कर सकते हैं। तो बात चर्चा ये थी कि बजट सेशन में एक बिल इंट्रोड्यूस होगा। बार बार उसको लिस्ट किया जाता है, सामने कुछ नहीं आ रहा था। और मुझे लगता है जब हमारे देश के इतने सारे लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, स्पेशली जो हमारा यूथ है इन्वेस्टेड है, बैन उठ गया है सुप्रीम कोर्ट के कानून के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक, पर लोग को इन्वेस्टमेंट के लिए एडवर्टाइजिंग के माध्यम से लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए ल्योर किया जा रहा है। 1000% रिटर्न्स बताए जा रहे हैं। तो अब हमारा जो इन्वेस्टमेंट्स है क्रिप्टो करेंसी में, हमारे देश का, हमारे यूथ हो, हमारा मिडिल इनकम ग्रुप हो, काफी इन्वेस्टेड है। तो हम अगर उनको बगैर सेफ्टी नेट के और बगैर अंडरस्टैंडिंग के, कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बगैर हम कहते हैं कि हम इस पे बैन करते हैं, नियंत्रण लगाते हैं, तो वो सारे इन्वेस्टर्स कहाँ जाएंगे जिन्होंने इस पे इन्वेस्ट किया है? पर बात सिर्फ इन्वेस्टर्स की नहीं है, बात ये है कि एक न्यू एज इकोनॉमी आ रही है, टेक्नोलॉजी बेस्ड इकोनॉमी है। 10 साल पहले हम ब्लॉकचेन की बात कर रहे थे और अब हम क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं। हो सकता है 10 साल आगे जाकर हम कुछ और बात करेंगे। तो इस इकोनॉमी को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। इस इकोनॉमी को हमें, वी विल हैव टू राइड द वेव। द मिनट हम कहते हैं कि नहीं, हम इस वेव को नहीं राइड करेंगे, हम देखेंगे दूसरे देशों में क्या हो रहा है, तब हम निर्णय लेंगे, तो शायद कहीं ना कहीं इंडिया को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो या तो हम इस पे निर्णय, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्रिएट कर जहां पे सारे स्टेक होल्डर्स, हमारा आरबीआई हो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस ऑलरेडी इस पे डिस्कशन शुरू हुआ है, जो एक्सचेंजेस हैं उनका निर्णय हो, तो ये सारे मिलकर एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जो फ्लूइड हो, क्योंकि ये सिर्फ अभी भी एक इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है। यू कैन नॉट डिनाई। प्रियंका, आपने क्योंकि आरबीआई का भी जिक्र किया और 2018 में आरबीआई ने इसे बैन किया था और आपने जो सुप्रीम कोर्ट रूलिंग की भी बात की, तो आरबीआई ने समय समय पर जो सीरियस कंसर्न्स हैं वो रेज किए हैं और अभी भी हमने रिसेंटली आरबीआई गवर्नर को भी सुना। तो आप कोई मिड पाथ देखती हैं वहां पर, जहां पर कोई एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी आए या फिर जो आरबीआई के कंसर्न है उसे भी सेटल किया जाए? एब्सोल्युटली। अगर यहाँ पे आरबीआई का सबसे ज्यादा कंसर्न ये है कि एक तो ये अनरेगुलेटेड मार्केट है, दूसरा उनका कंसर्न ये है कि कहीं ये लीगल टेंडर बन गया तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो इसके माध्यम से होगा। पर अगर हम सेबी देखें, जो स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करने के लिए एक बॉडी बनाई गई है, वैसे ही अगर एक क्रिप्टो को लेकर भी एक सेपरेट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बने। फॉर एग्जाम्पल, अभी बैंगलोर में, कर्नाटका में कितना बड़ा केस आया जहां बिटकॉइन एक्सचेंज को हैक किया गया, बिटकॉइंस ले लिए गए, पैसे कमाए गए, कितने कितों को दिए गए, किसी को नहीं पता है। देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी। द मिनट हम लोग ये रेगुलेट करते हैं, रेगुलेशन का मतलब क्या है कि जो इन्वेस्टर है उसका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हो इन एक्सचेंजेस के पास, जो एक्सचेंजेस हैं वो रजिस्टर्ड हो इंडिया के पास, और अगर इस तरीके का कोई हैकिंग होती है या किसी तरीके का गलत काम होता है तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, वेदर इट इज अ क्रिमिनल लायबिलिटी, इट्स अ साइबर क्राइम, वेदर इट इज अ क्राइम रिलेटेड टू फाइनेंशियल फ्रॉड। राइट नाउ इंडिया डज नॉट नो व्हाट टू डू। तो ये हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो एक लार्जर फ्रेमवर्क बना लीजिए जहां पे हम ना ही टेक्नोलॉजी को स्टिफल कर रहे हैं, ना ही हम इन्वेस्टर्स को विदाउट सेफ्टी नेट छोड़ रहे हैं। प्रियंका, आप महाराष्ट्र से हैं, आपकी होम स्टेट है और रिसेंटली महाराष्ट्र सरकार ने पार्टनर किया था एक ब्लॉकचेन स्टार्टअप के साथ भी, ताकि जो टैंपर प्रूफ डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स हैं वो जारी किए जा सके और फेक डिग्रीज की जो प्रॉब्लम है उससे लड़ा जा सके। तो आप बताइए, सरकार का या आपकी पार्टी का इस पर किस तरीके से स्टैंड है? इस तरीके की खबरों से तो क्लियर होता ही है कि आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करें, इथेरियम की बात करें, उसको लेकर कंफर्टेबल है,
बट कहां पर स्टैंड है एज अ गवर्नमेंट, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो? सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट और महाराष्ट्र एज अ स्टेट न्यू एज इकोनॉमी में फिनटेक हब बना हुआ है। बहुत सारे जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं वो महाराष्ट्र में, दे वर्किंग आउट ऑफ महाराष्ट्र, बट देयर आर आल्सो फ्लाई बाय नाइट क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो अचानक से रातों रात मशरूम हो चुके हैं, और वो कहाँ कहाँ जनता का पैसा ले जाएंगे किसी को पता नहीं है। तो जो लार्जर एक्सचेंजेस हैं उनको रजिस्टर करना जरूरी है। महाराष्ट्र इज ऑलवेज ओपन टू न्यू टेक्नोलॉजी, टू न्यू एज इकोनॉमी, तो वो हम प्रमोट करना चाहेंगे, मोटिवेट करना चाहेंगे। ट्रांसपेरेंसी अगर हम बात करते हैं, जब हम ब्लॉकचेन की बात करते हैं, तो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हुए, तो बहुत सारे राज्य लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को इस ब्लॉकचेन पे ला रहे हैं। पर अगर हम ब्लॉकचेन ला रहे हैं, वी कैन नॉट डिनाई उसका जो अफिलिएट है विच इज क्रिप्टो। तो क्रिप्टो एसेट क्लास में आएगा, क्रिप्टो लीगल टेंडर नहीं बन सकता है, वी ऑल अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट इन टाइम। पर एक फ्लूइड फ्रेमवर्क बनाए, पर ऐसा फ्रेमवर्क बनाए जो लाइक आई सेड अर्लियर टेक्नोलॉजी को स्टिफल ना करे और साथ ही साथ इन्वेस्टर्स को वल्नरेबल ना करे। क्योंकि हम बहुत सारा दूर नहीं हैं आने वाले जो पार्लियामेंट सेशन के, लेकिन अभी तक जो तैयारियां और चाहिए होंगी, तो प्रियंका आप कितनी जल्दी एक बिल देखती हैं आते हुए? To be very honest, as much as people are talking about the winter session, I don't see it happening in the winter session, क्योंकि अभी engagement शुरू हुआ है और प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत क्लियर विजन दिया है। I think that is very important, क्योंकि अब तक प्रधानमंत्री जी इस पे कुछ बोल नहीं रहे थे, पर प्रधानमंत्री जी ने एक इम्पोर्टेंट मीटिंग रखकर उससे फिर हमने शुरुआत की, स्टैंडिंग कमेटी ने, फाइनेंस स्टैंडिंग कमेटी ने इस पे चर्चा कर तो हर स्टेक होल्डर, अब तक स्टेक होल्डर्स को नहीं सुना गया था, अब स्टेक होल्डर्स को सुनाया जा रहा है थ्रू द पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी। तो उन सबकी बातों को ध्यान में रखकर, सारे कंसर्न सुनकर फिर स्टैंडिंग कमेटी अपना पक्ष रखेगी, फिर जाकर एक बिल बनेगा जो मैं मानती हूँ कॉम्प्रिहेंसिव हो। बट आई विल कंटिन्यू टू से बेटर टू बी सेफ विद अ प्रॉपर पॉलिसी इन प्लेस, सारे स्टेक होल्डर्स की राय मशवरा कर देन टू बी सॉरी वे इन्वेस्टर्स एंड एवरीबडी इज अंडर प्रॉब्लम। जी, दर्शकों को भी ये समझना जरूरी होगा कि यहाँ पर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती जब हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, एक फ्री बर्ड है, इसीलिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि रेगुलेशन जो है वो सरकार की तरफ से वो जरूर आए। आखिर एक सवाल प्रियंका, क्या गवर्नमेंट ऐसी एक ऑप्शन की तरफ देख सकती है जहां पर एक पायलट प्रोजेक्ट लेकर आया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए भी ये रेगुलेशन नहीं है, कोई एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की तरह कुछ? आई डोंट नो अगर ये एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, बिकॉज हेवीली पीपल आर हेवीली इन्वेस्टेड इनटू इट। आप देखेंगे जब वर्ल्ड कप T20 हुआ था तो इतने एड्स आ चुके हैं, हजारों % रिटर्न्स का प्रॉमिस कर चुके हैं, तो देयर कैन बी नो पायलट प्रोजेक्ट पर से, देयर हैज टू बी एन इंट्रोडक्शन, बिकॉज द टाइम फॉर पायलट प्रोजेक्ट इज लॉन्ग गॉन। अब जो आएगा वो इट हैज टू बी अ फ्रेमवर्क विद सेफगार्ड्स एवरीबडी, एंड आई थिंक प्राइम मिनिस्टर का भी जो चर्चा हुई है, जो प्राइम मिनिस्टर के माध्यम से, सोर्सेस के माध्यम से आए हैं, इट क्लियरली पॉइंट्स टुवर्ड्स अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क व्हिच कीप्स इन माइंड एक तो ग्लोबल अलायंसेस, ऊपर से साथ ही साथ एक फ्रेमवर्क विद इन द कंट्री, सो दैट वी डू नॉट स्टिफल टेक्नोलॉजी, डू नॉट बैन टेक्नोलॉजी, वी एनकरेज एन इकोसिस्टम व्हिच आगे जाकर टेक्नोलॉजी किस तरीके से प्रोसीड करती है, बिकॉज ये भी एक इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, किस तरीके से प्रोसीड करती है उसको भी हम खत्म ना करते हैं। जी, और कॉफी एंड क्रिप्टो पर आप हमारी पहली पॉलिटिकल गेस्ट हैं, तो आई थिंक वो भी एक बढ़िया मैसेज देता है कि अब पॉलिटिकल सर्कल्स में भी इसकी चर्चा जो है वो शुरू हो चुकी है। और क्योंकि आपका जन्मदिन है और समय आपका नहीं लेंगे, बहुत बहुत बधाइयां आपके जन्मदिन की आखिर में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब जो चर्चा है वो भी करेंगे, लेकिन उससे पहले जिस स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग की हम बात कर रहे थे, या फिर प्रधानमंत्री ने जो संबोधन दिया था सिडनी डायलॉग में, उसकी क्या हाईलाइट्स रही, अब उसकी बात कर लेते हैं। तो बीते हफ्ते में हलचल काफी ज्यादा हुई है। स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में मीटिंग में जयंत सिन्हा की अगुवाई में ये हुई थी, और एजेंडा था हियरिंग ऑफ व्यूज ऑफ एसोसिएशन और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ऑन सब्जेक्ट क्रिप्टो फाइनेंस अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। तो देखिए वहां पर बहुत सारे कंसेंसस जो है वो सामने है। सबसे पहले तो ये कि रेगुलेटर को लेकर राय जो है वो साफ नहीं है, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हुई। उसके अलावा कहा गया कि कानूनी दायरे में इसे लेकर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई मिडलमैन नहीं है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, तो एक रेगुलेट करना उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन एक आम राय ये ज़रूर बनी मीटिंग में कि रेगुलेशन लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बैनिंग से कतराना चाहिए। एक मैकेनिज्म होना चाहिए, रेगुलेटरी मैकेनिज्म, जिसकी मदद से जो मार्केट है वो और अच्छे तरीके से फ्लरिश करनी चाहिए। और कौन वो रेगुलेटर होगा उसके ऊपर अभी राय जो है वो साफ नहीं है।
वहीं 13 नवंबर को गवर्नमेंट सोर्सेज के हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मीटिंग भी चेयर की जिसमें क्रिप्टो करेंसी पर चर्चा हुई। आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री इसका हिस्सा थी। पीएम मोदी ने क्रिप्टो करेंसी पर स्टेटमेंट दी। द सिडनी डायलॉग में भी सिडनी डायलॉग जो है वो दुनिया में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर, डिजिटल डोमेन के नतीजों पर चर्चा करने के लिए एक साइबर और एक महत्वपूर्ण प्रयोगिकाओं का वार्षिक इवेंट है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। Take cryptocurrency or Bitcoin, for example. It is important that all democratic nations work together on this and ensure it does not end up in wrong hands, which can spoil our youth. तो यूथ जो है उसके ऊपर फोकस जरूर रखा जा रहा है क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स इसमें डीलिंग या ट्रेडिंग करते हैं। अब आगे स्टैंडिंग कमेटी सरकार से उनके कंसर्न सुनना चाहती है। तो देखिए 2018 में बैन से लेकर अब पार्लियामेंट्री मीटिंग तक क्रिप्टो का भारत में सफर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा है, लेकिन आगे का सफर कैसा रहेगा उस पर अब हम चर्चा कर लेते हैं हमारे क्रिप्टो एक्सपर्ट्स के साथ। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं रजत सेठी, एडवाइजर टू मणिपुर सीएम, इकोनॉमिस्ट हैं ये, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। दूसरी तरफ हमारे साथ रमेश कैलासम है, सीईओ ऑफ इंडिया टेक। तो हम बात कर रहे हैं जो आगे का रास्ता है भारत के लिए, इमीडिएट चैलेंजेस की जहां तक बात है रजत, सबसे बड़ा चैलेंज आप क्या देखते हैं रेगुलेशन के मामले में भारत के लिए? आई थिंक सबसे महत्वपूर्ण बात अभी जिसमें कि सरकार भी पिछले कई महीनों से लगातार स्टेक होल्डर से बातचीत कर रही है, सबसे जरूरी चीज ये है कि पॉलिसी जब बने उसमें नेसेसरी फ्लेक्सिबिलिटी हो, उसमें जितने भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं अराउंड द वर्ल्ड, बाकी सरकारों ने भी जिन्होंने अच्छी से अच्छी पॉलिसीज बनाई हैं उन सबको इनकॉर्पोरेट करे। और ये चीज विशेष रूप से ध्यान में रखी जाए कि इंडिया में जो क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के डेवलपर्स हैं उनके हित में हो। आज की डेट में भारत के पास विश्व भर के सबसे ज्यादा डेवलपर्स इस देश में एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पर ढंग की पॉलिसीज नहीं बनाएंगे तो ये सारे डेवलपर्स विवश हो जाएंगे कि ये देश छोड़ के बाकी देशों में इनका पलायन होगा, ब्रेन ड्रेन होगा। इस चीज को रोकने के लिए ये हमारे देश की धरोहर है, देश के एसेट्स हैं, इन सब के भी ध्यान में रखते हुए सरकार को पॉलिसी बनानी है। और ऑफ कोर्स जो चैलेंजेस हैं, जो भी आप सुन रहे हैं अभी तक, आपको भी लगता है, जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि बैनिंग की तरफ तो सरकार नहीं जा रही है? नहीं, बैनिंग की बात तो पुरानी हो गई, शायद साल भर पुरानी हो गई है बैनिंग की बात। तो उसके बाद डेवलपमेंट भी बहुत रैपिड हुआ है और सरकार ने भी मोटा मोटा ये रियलाइज किया है कि अगर दो कंप्यूटर्स के बीच में या दो स्मार्टफोन्स के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो कोई भी ऐसी टेक्निक है नहीं जो कि मॉनिटर और उसको कंट्रोल किया जा सके अगर आप बैन कर देते हैं। तो बैनिंग तरीका नहीं है, ऐसा काफी हद तक मुझे लगता है सरकारों ने इस चीज को इंटरनलाइज कर लिया है, इस चीज को मान लिया है। आगे का रूट बैनिंग नहीं, इफेक्टिव रेगुलेशन ही होगा। वो अगर एसेट क्लास भी है तो मैं सिर्फ क्रिप्टो और क्रिप्टो से संबंधित ट्रेड विषयों को नहीं लेकर पूरा वेब 3.0 के डोमेन के बारे में ये पॉलिसी बनेगी, इस बात की आशा है। सरकार बहुत अलग अलग लेवल्स पे बात कर रही है, इंटरेक्ट कर रही है। आपने सैंडबॉक्स की बात करी, जो गिफ्ट सिटी है गुजरात में, उसमें ऑलरेडी सैंडबॉक्स की कई लेवल पे तैयारियां चल रही हैं। और सरकार का यही प्रयास है कि अगर छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करने भी हैं हमको तो वो सैंडबॉक्स के माध्यम से हो सके और उससे जो लर्निंग्स आए वो सेबी, आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको फटाफट इनकॉर्पोरेट करके अच्छे से अच्छी पॉलिसीज बनाए। तो मुझे लगता है पहली बार सरकार भी एक स्टार्टअप के मोड से सोच रही है, एक यूथफुल एनर्जी को चैनलाइज करने के उद्देश्य से सोच रही है। सरकार पहली बार सजग हुई है कि ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए भी, जो कि अगले कई सालों तक, दशक तक भारत की दिशा को तय कर सकता है। तो इस अपॉर्चुनिटी को हमको गंवाना नहीं है, ये सरकार की क्लियर इसमें ओपिनियन बन रहा है। जी रमेश, आप बताइए कि सिक्योरिटी को लेकर जैसे कंसर्न्स रहे हैं और यहां पर हम इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं, बिकॉज क्रॉस बॉर्डर क्रिप्टो करेंसी जो है उसकी एग्जिस्टेंस है, तो वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है और उसको आप कैसे देखते हैं कि सरकार किस तरीके से हैंडल कर सकती है? देखिए, आपने जो सवाल पूछा इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आज के डेट में नहीं है, लेकिन ये जो है, ये सारी जो टेक्नोलॉजी है एक इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है और सरकारें जो हैं रेगुलेशन कैचअप हो रही है इन सारे भारतीय नहीं विदेशों में भी। और इसमें बहुत एक चीज महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसका जो यूज केस है
इसका जो है मल्टीपल यूज केस सिनेरियोज निकलता है, और जिसमें भारत में भी काफी यूज केसेस हैं इसके लिए, और विदेशों में भी मल्टीपल यूज केसेस हैं। एक साइड में इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग की मैसिव जरूरत है, चाहे वो सिक्योरिटी की हो, चाहे वो डेवलपमेंट की हो, चाहे वो वेब 3.0 की हो। भारत में इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की काफी जो है जरूरत है, और सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि ये कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी ज्यादा ध्यान दें। लेकिन जो सिक्योरिटी की बात आपने की है, सिक्योरिटी की बात में 2-3 एंगल इसमें निकल के आती है। एक तो हमें ये डिफरेंशिएशन करना जरूरी हो जाता है कि हम जो है जब क्रिप्टो की बात करते हैं तो ज्यादातर हम सिर्फ एसेट क्लास और ट्रेडिंग में ही अटक जाते हैं। ये जो है, ये जो एनिमल है ये काफी बड़ा है, मतलब इसकी जो यूज के सिनेरियोज है, इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है बहुत सारे क्षेत्र में लग सकती है, जो अभी एक्सप्लोर पूरी तरह से हुई नहीं है जी। तो इसकी जो सिक्योरिटी एंगल है, ज्यादातर लोग सिक्योरिटी की इसलिए बात करते हैं क्योंकि ये होता है कि इसका मिसयूज होके कहीं रैंसमवेयर में लग गया, कहीं पे ये मिसयूज हो रहा है, कहीं टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए हो रहा है। ये सब जो हैं काफी फीचर्स हैं एक तरीके में। दूसरी तरफ है इन्वेस्टर की सिक्योरिटी, जो इन्वेस्ट करते हैं, जो इसको अपना, मतलब आपने अपना कोड या पासवर्ड या जो कुछ भूल गए तो मतलब ये आपके हाथ से निकल गया। ऐसे बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज ग्लोबली बैठे हैं अनक्लेम्ड। तो इसमें काफी एंगल्स हैं, और सिक्योरिटी का जो है मामला जो है 360 डिग्री व्यू को लेके चलना चाहिए, लेकिन ग्रेजुएटेड अप्रोच, ये मैं पहले से बार बार कहता आ रहा हूँ, आंसर डे 1 में आपको इसकी मिलने वाली नहीं है। पॉलिसी तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, माफी चाहूंगा काटने के लिए क्योंकि समय की थोड़ी कमी है। हमारे साथ दूसरे जो मेहमान है वो प्रो बीजेपी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। तो आपने रजत जैसे कहा कि सजग है सरकार, बट क्या आपको लगता है सक्षम भी है? बिकॉज सरकार के लिए भी ये सब कुछ बहुत नया है, और जैसे अभी रमेश बात कर रहे थे, कैपेसिटी बिल्डिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए, जो मूल भावना है ब्लॉकचेन की, वो तो सरकार के अस्तित्व पे ही प्रश्न लगाती है। वो तो किसी सॉवरेन एंटिटी को तो मानती ही नहीं है, वो तो देश के बॉर्डर्स को भी नहीं मानती। तो तकनीक के कोर पे कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी होगी तो वो उसकी अहमियत है नहीं इसके लिए। अभी इसीलिए सरकारें थोड़ा सा जिटरी थी, थोड़ा सा घबरा भी रही हैं कि इसमें कई सारे जो सरकार के पास अपनी सॉवरेन अथॉरिटी को एनफोर्स करने के जो तरीके होते हैं, चाहे वो अपनी फिएट करेंसी हो या उनके पास इकोनॉमी में मॉनेटरी इकोनॉमिक्स को के जो टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं, हर वो चीज के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा अगर क्रिप्टो की तरफ पूरा समाज आगे बढ़ जाता है। तो इस अवस्था में कैपेसिटी बिल्डिंग इतनी जरूरी चीज है कि अगर आज की डेट में सरकारें जो रेगुलेट करेंगी भी, अगर आज आपने अच्छी से अच्छी रेगुलेशन भी बना दी और आपके पास उस रेगुलेशन को एनफोर्स करने के लिए जो टीम्स हैं, जो लोग हैं, अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं होंगे तो कैसे चलेगा। और मैं आपको एक चीज बताऊं, जिस गति से पूरी वेब 3.0 का इकोसिस्टम आगे बढ़ रहा है, उस गति से तो सरकार की स्किलिंग उतनी तेजी से तो नहीं हो रही है। तो ये तो कांस्टेंट इशू रहेगा ही, जिसमें कि सरकारों को बहुत इफेक्टिवली अपने रेगुलेटर्स को अलोंग विद दैट एनफोर्सर्स को भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। जी, मुझे लगता है सरकार की झिझक इसीलिए रहती है सो फार। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप दोनों ने हमारे साथ जो अपने व्यूज हैं वो शेयर किए। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद लेंगे सवाल जवाब आपके, तो कहीं जाइएगा मत। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं कॉफी एंड क्रिप्टो, और अब वक्त है सेगमेंट सवाल जवाब का, जिसके लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो है रचना रनाडे, पार्टनर रचना रनाडे एंड एसोसिएट। बहुत बहुत स्वागत है। ये सवाल लेने वाली हैं हमारी ऑडियंस का खुशी का सवाल है, देखिए। मेरा नाम खुशी है और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आज क्रिप्टो रेगुलेशंस की बीट है, कल सीबीडीसी था, क्या कोई सर्टेनिटी है कि सरकार दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाएगी? थैंक यू। रचना, बहुत बहुत स्वागत है। आपने सवाल सुना, तो क्या आपका जवाब होगा? मेरे हिसाब से एक संतुलन रखना एंड बेसिकली कुछ ना कुछ तो एक रेगुलेशन होना मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब आई थिंक हमारे प्रीवियस गेस्ट इसी के ऊपर एक आंसर दे रहे थे, स्पेशली T20 में काफी सारी एडवर्टाइजमेंट्स चली है अबाउट क्रिप्टोज, राइट? इसके ऊपर काफी सारे मीम्स भी चल रहे थे
कि जब म्यूचुअल फंड के रेगुलेटर ने म्यूचुअल फंड के बारे में एडवर्टाइजमेंट किया तो वहां पे बताया जा रहा था कि म्यूचुअल फंड में भी बाजार के कारण कुछ जोखिम हो सकती है। और क्रिप्टो के जो एडवर्टाइजमेंट्स बने थे जहां पे रेगुलेशन अभी है नहीं, वहां पे बताया जा रहा था कि क्रिप्टो इन्वेस्टिंग बहुत सेफ है। तो जब ये इतना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो जिस बंदे को क्रिप्टो के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है वो शायद एक गलत डिसीजन ले सकता है बेस्ड ऑन द एडवर्टाइजमेंट। सो मेरे हिसाब से कुछ एक अच्छा संतुलन बनना और एक अच्छी दिशा देना एक आम जनता को वो बहुत जरूरी रहेगा। अगला सवाल दीपाली का ले लेते हैं। इंस्टाग्राम पर उन्होंने हमारे लिए ये सवाल भेजा है, हाउ विल इट फ्लक्चुएट आफ्टर रेगुलेशन, ये उन्होंने कहा है। लेकिन इससे जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है, क्योंकि उन्होंने ये भी पूछा है कि देखिए वर्ल्ड बेसिस के हिसाब से ये फ्लक्चुएट करेगा या फिर इंडिया के बेस पर। तो मेरा सवाल ये था रचना कि अभी देखिए रिसेंटली हमने क्रैश भी देखा, बिटकॉइन कॉइन जो है वो 14% गिरा। तो इस तरीके के फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, तो उसके रिलेशन में अगर आप बताएं दीपाली के सवाल का जवाब दें कि क्या ये रेगुलेशन के बाद फ्लक्चुएट करेगा, और अगर हाँ तो वर्ल्ड बेसिस या ऑन इंडिया बेसिस? सी फ्लक्चुएशन कम होगा तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आपको एक सिंपल एग्जांपल इसको इक्विटी के साथ कंपेयर करके बताती हूँ कि जब इक्विटी में भी रेगुलेशन नहीं था तो कई सारे स्टॉक्स एक दिन में काफी बढ़ सकते थे, काफी घट भी सकते थे। बट सेबी जब बीच में आया तो सेबी ने बोला कि एक हमको मार्केट वाइड सर्किट ब्रेकर करके एक कॉन्सेप्ट लाया, प्लस एक स्टॉक फिल्टर करके एक कॉन्सेप्ट लाया कि जिसमें एक स्टॉक एक दिन में कितना ऊपर जा सकते हैं फिर कितना नीचे जा सकता है, उसके लिए एक रेगुलेशन लाया गया। सो जिससे मेनली क्या होता है कि एक ही दिन में लोगों का बहुत ज्यादा वेल्थ आइदर डिग्रेड भी नहीं होता या फिर उसमें ज्यादा चलती होके एक अनयूजुअल वैल्यूएशन पे भी चला ना जाए। सो ये एक बहुत बेस रेगुलेशन लाया गया था सेबी की तरफ से। तो वैसे ही जब एक सिमिलर रेगुलेशन लाया जाएगा क्रिप्टो करेंसी में, इट बेसिकली एक्ट्स लाइक अ स्पीड ब्रेकर कि जब स्पीड ब्रेकर आता है तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड धीमी हो जाएगी। वैसे ही किसी भी करेंसी में जब एक स्पीड ब्रेकर लाया जाएगा बाय रेगुलेटर तो ना उसका बहुत ज्यादा बढ़ेगा ना बहुत ज्यादा घटेगा, उसमें एक बैरियर लगाया जाएगा कि कितने ज्यादा फ्लक्चुएट हो सकता है एक दिन में। अब सो मेरे हिसाब से फ्लक्चुएशन कम होगा, नंबर 1। नंबर 2 जो सवाल आपने पूछा था कि एक वर्ल्ड लेवल पे होगा या सिर्फ इंडिया में होगा, ये बहुत ट्रिकी सवाल है टू बी रियली ऑनेस्ट, क्योंकि इंडिया का जो रेगुलेशन लगेगा वो तो सिर्फ इंडिया की तरफ सीमित रहेगा, राइट? हम इंडिया के बाहर का रेगुलेशन हम कैसे डिक्टेट कर सकते हैं? सो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, जब ये लाइव जाएगा तब हमको सीखने को मिलेगा क्या होगा। सो राइट नाउ आंसरिंग दैट इज वेरी ट्रिकी। बहुत बहुत शुक्रिया रचना हमारे साथ जुड़ने के लिए और उन सभी सवालों का जवाब देने के लिए। इसी के साथ ही ये शो होता है खत्म। मेरा नाम है अरुण सिंह, मेरी तरफ से अलविदा।